नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी संसद में हर राज्य की आवाज, उसकी ताकत आखिर तय कैसे होती है? इस सवाल का जवाब हमारे संविधान की एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल लिस्ट में छिपा है, जिसे हम चौथी अनुसूची कहते हैं। चलिए आज इसी के महत्व को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, कैसे डिसाइड होता है कि संसद के अंदर, खासतौर पर राज्यसभा में, कौन से स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी? ये सवाल आप समझिए भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के बिल्कुल दिल में है। और जैसा मैंने कहा, इसका जवाब हमें सीधा सीधा मिलता है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। तो आखिर ये है क्या भला, और ये राज्यों की पावर को कैसे डिफाइन करती है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये बस एक लिस्ट है। एक ऐसी लिस्ट जो ये बताती है कि भारत के हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी को संसद के अपर हाउस मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि जब देश के लिए कानून बने तो उसमें हर राज्य की बात सुनी जाए। अच्छा, इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक भी है, खासकर उनके लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर चौथी अनुसूची को बस एक लाइन में समझना हो तो वो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। बस यही इसका सबसे ज़रूरी काम है। अब ये सीटें कैसे काम करती हैं, ये समझने के लिए हमें पहले राज्यसभा के स्ट्रक्चर को ही समझना होगा। मतलब ये सदन बनता कैसे है, चलिए देखते हैं। तो हमारे संविधान के हिसाब से राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन मजे की बात यह है कि मैक्सिमम लिमिट 250 होने के बाद भी अभी सदन में कुल 245 सदस्य हैं। तो सवाल उठता है, ये 245 लोग आते कहाँ से हैं? ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे बिल्कुल साफ कर देता है। इन 245 में से 233 सदस्य तो चुनकर आते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो बाकी के 12 हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। ये 12 सदस्य कौन हैं? इन्हें भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। सच कहूं तो ये सदन में अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज लाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, तो अब हमें स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। चलिए अब वापस उसी मेन सवाल पर आते हैं कि वो जो 233 इलेक्टेड सीटें हैं वो आखिर राज्यों के बीच बंटती कैसे हैं? इसका फंडा बहुत सीधा है। पॉपुलेशन, मतलब जिस राज्य की आबादी जितनी ज्यादा, उसे राज्यसभा में उतनी ही ज्यादा सीटें। सिंपल, ये एक तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पक्का करता है। जैसे यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसको मिलती हैं पूरी 31 सीटें। उसके बाद आता है महाराष्ट्र 19 सीटों के साथ, और फिर तमिलनाडु 18 के साथ। मतलब पॉपुलेशन का असर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। और वहीं दूसरी तरफ कई छोटे राज्य भी हैं जिनकी आबादी कम है, उन्हें सिर्फ एक एक सीट मिलती है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्य। तो आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन में कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये हमेशा बनी रहती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस अनुसूची से इसको सीटें मिलती हैं, यानी चौथी अनुसूची, वो खुद परमानेंट नहीं है। है ना ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन? चलिए इसी को समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा की तरह नहीं जो हर 5 साल में भंग हो जाती है। यहाँ सिस्टम अलग है। यहाँ हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। हर सदस्य का टर्म 6 साल का होता है। इसी वजह से ये सदन लगातार चलता रहता है, मतलब अ परमानेंट हाउस। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। भले ही ये हाउस परमानेंट है, पर जो लिस्ट सीटों का बंटवारा करती है, मतलब चौथी अनुसूची, वो परमानेंट नहीं है, उसे बदला जा सकता है। तो सवाल है कैसे? देखिए, संविधान के आर्टिकल 3 और 4 के हिसाब से जब हमारी संसद कोई नया राज्य बनाती है या किसी राज्य की बाउंड्री बदलती है, तो वो उसी कानून से चौथी अनुसूची को भी अमेंड कर सकती है, ताकि उस नए राज्य को राज्यसभा में सीटें मिल सकें। और आपको बता दूं, ऐसा कई बार हो चुका है। तो ये जो सीटों का पूरा गणित है, ये जो नियम है, इनका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर की नींव है, उसकी बुनियाद है। चलिए समझते हैं क्यों।
देखिए, चौथी अनुसूची ही है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करती है। ये पक्का करती है कि जब सेंटर कोई बड़ा कानून बनाए, मान लीजिए पानी के बंटवारे पर या टैक्सेस पर, तो उसमें राज्यों की बात भी सुनी जाए, उनके इंटरेस्ट्स का भी ख्याल रखा जाए। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस का एक बहुत जरूरी टूल है। और अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। साल 2026 के बाद एक नया डिलिमिटेशन होने की उम्मीद है। मतलब पॉपुलेशन के नए आंकड़ों के आधार पर सीटों का बंटवारा फिर से होगा। और जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो बताते हैं कि इससे नॉर्दर्न स्टेट्स की सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि सदर्न स्टेट्स की सीटें शायद कम हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दशकों में पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न अलग-अलग रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो अगला डिलिमिटेशन होगा वो भारत के राज्यों के बीच पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक भारत की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा।